नमस्कार दोस्तों, तो मैं हूँ राधे और मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लोग देखने वाले हैं CTP बाल विकास के महत्वपूर्ण MCQ प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है? तो ये करता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज के दौरान जो होती है 11 वर्ष से ऊपर की। अगला प्रश्न दिया है, बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई। तो बच्चों में बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान हमारे जीन पियाजे के द्वारा की गई। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? तो प्राथमिक स्तर में एक शिक्षक में धैर्य और दृढ़ता का गुण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है, क्रिएटिविटी का पोषण करता है? तो देखो इसको सभी ऑप्शन को पढ़ना पड़ेगा। कुछ ऐसे प्रश्न रहते हैं जिसमें सभी ऑप्शन, हालांकि CTP में सभी ऑप्शन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पर जो पढ़ने लायक है उसी में ही सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, अच्छी शिक्षा की व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ऑप्शन बी दिया है, प्रत्येक शिक्षार्थी के अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी दिया है, विद्यालय जीवन के आरंभ में उपलब्धि के साक्ष्यों पर बल देना, लक्ष्यों पर बल देना। परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना। तो यहाँ पर जो बेस्ट ऑप्शन है, जो सृजनात्मकता का जो पोषण कर रहा है, वो है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करना, इंटरनल टैलेंट का जो पोषण करना एवं उसे प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। तार्किक रूप से वस्तु व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, तो वह अवस्था कौन सा है? तो देखो मूर्त अवस्था होगा, ठीक है, क्योंकि वस्तु क्या है, एक मूर्त है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? तो समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य पीयर ग्रुप होते हैं किशोरावस्था के दौरान। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो शिक्षण की जो खेल विधि आधारित है, तो ये होता है आपका विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर जो है शिक्षण की खेल विधि आधारित है निम्न कक्षाओं में। ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? हालांकि बच्चा जो है सभी जगह जो है संज्ञानात्मक विकास होता है, लेकिन जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका विद्यालय एवं कक्षा में जो है संज्ञानात्मक विकास सबसे जो है अच्छा होता है। निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? तो यहाँ पर सभी ऑप्शन को पढ़ना जरूरी है। ऑप्शन ए दिया है सामाजिक संचरण, ऑप्शन बी है अनुभव, और ऑप्शन सी है संतुलीकरण, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है, तो जिसमें आपका सामाजिक संचरण जो है इसका सही उत्तर होगा, बाकी अनुभव और संतुलीकरण होता है, ठीक है, पियाजे के अनुसार, ठीक है। पियाजे ने जो है सामाजिक विकास को उतना महत्व नहीं दिया है संज्ञानात्मक विकास में, इसका सही उत्तर होगा सामाजिक संचरण पियाजे के अनुसार, ठीक है। आगे देखते हैं, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, यह अवस्था है। बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है, तो ये होती है 7 से 12 वर्ष में, ठीक है। मूर्त अनुभव कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के दौरान जो कि होती है 7 से 12 वर्ष। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नहीं है उसको बताना है, तो सभी ऑप्शन पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ पर विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ऑप्शन सी है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है। ऑप्शन डी है विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है।
तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखो विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी एक विशेषता होती है, बिल्कुल सही है। विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल सही है। विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता, ठीक है। विकास की प्रत्येक अवस्था अपने खतरे होते हैं, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, विकास उकसाने बढ़ावा देने से नहीं होता। ये इसका सही उत्तर होगा, ठीक है, क्योंकि विकास उकसाने और बढ़ावा देने से सिचुएशन के आधार पर जो है हो सकता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर नहीं बोला है, सत्य नहीं है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो ऑप्शन ए देखते हैं, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखते हैं, बिल्कुल सीखते हैं। वैयक्तिक आत्मनिर्भरता प्राप्त भी करते हैं और अपने हम उम्र बालकों के साथ रहना भी सीखते हैं, लेकिन पुरुषोचित एवं स्त्रीचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त इस समय नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विकास का अर्थ होता है। तो विकास का अर्थ होता है परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला को विकास कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। आगे देखते हैं, खिलौनों की आयु कहा जाता है। तो खिलौने की आयु कहते हैं पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर हो गए। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा, दल समूह में रहने की अवस्था, अनुकरण करने की अवस्था, और प्रश्न करने की अवस्था, और खेलने की अवस्था। देखो पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता जो है यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दल समूह में रहने की अवस्था जो है नहीं होती है। बाकी अनुकरण करते हैं इस समय, प्रश्न करने की अवस्था भी है और खेलने की अवस्था है, लेकिन दल समूह में रहने की अवस्था नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्वों में परिवर्तन समझने लगते हैं। तो उत्तर बाल्यावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के जो है द्रव्यमान, संख्या और क्षेत्र को कि जो आवश्यक तत्व जो है उसको समझने लगते हैं। व्यक्तित्व स्थायी समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट है, तो पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ और प्रकृति के साथ, ये तीनों जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर डी ये सभी इसका राइट आंसर है। दूसरे वर्ष में अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। तो दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का जो शब्द भंडार है वो हो जाता है 100 शब्द। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास ये होता है बाल्यावस्था में होता है। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध है। तो मूल प्रवृत्ति जो जिज्ञासा है इसका संबंध है आश्चर्य से, ठीक है। जैसे अगर हम किसी भी चीज़ में आश्चर्य होगा तो हमको उसको जानने की जो है ललक पैदा होगी हमारे अंदर, ठीक है। तो आश्चर्य इसका जो मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का जो संबंध है आश्चर्य से संबंध है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया है, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल सही है, ठीक है। इस समय बालक जो है बहुत जल्दी सीखते हैं शैशवावस्था में। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बिल्कुल सही। चिंतन की प्रक्रिया, हाँ ये नहीं हो सकता चिंतन की प्रक्रिया। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति ये होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। चिंतन की प्रक्रिया जो है नहीं होती है शैशवावस्था में। किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। तो ये है विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, ये है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी स्किनर का है। बाल्यावस्था होती है, तो बाल्यावस्था जो है होती है 6 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था है, तो व्यक्तित्व विकास की अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। व्यक्तित्व विकास की जो अवस्था है अधिगम एवं वृद्धि। विकास में वृद्धि से तात्पर्य क्या है। तो विकास में वृद्धि से तात्पर्य आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि जो है ये इसका सही उत्तर है। आकार, सोच, समझ और कौशल में वृद्धि। परिपक्वता का संबंध है, तो परिपक्वता का संबंध विकास से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तनाव और क्रोध की अवस्था किसे कहते हैं। तो तनाव और क्रोध की अवस्था कहा जाता है किशोरा अवस्था को कहा जाता है तनाव और क्रोध की अवस्था।
बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? तो बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए हम जो है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा कि बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो एक बच्चे की बुद्धि लब्धि बताना है। तो बुद्धि लब्धि IQ का सूत्र होता है मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु गुणा 100। तो मानसिक आयु 12 वर्ष दिया है, वहीं वास्तविक आयु 10 वर्ष, तो गुणा 100 कर देंगे और यहाँ से हम भाग कर देंगे। 10 दाहम 100 हो जाएगा और 10 12 में 120, यानी कि उसकी जो IQ लेवल होगी 120 होगी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। शारीरिक विकास का क्षेत्र है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र स्नायु मंडल से है, तो शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायु मंडल। आगे देखते हैं, मूल्यांकन किया जाना चाहिए। तो मूल्यांकन करने से बच्चों के सीखने की स्तर का जो है ज्ञान होता है। ठीक है, बच्चों के सीखने का स्तर का ज्ञान होता है मूल्यांकन करने से, जिससे हम ये जान पाते हैं कि बच्चा किस स्तर पर है। उस हिसाब से फिर उसको पढ़ाई कराया जाता है, उसको स्टडी कराया जाता है। शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि, ठीक है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास के कारण ऐसा होता है, फिजिकल एंड डायनेमिकल डेवलपमेंट। अगला प्रश्न देखते हैं, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आपका वंशानुक्रम भी प्रभावित कर सकता है, परिवार का वातावरण भी कर सकता है, परिवार की सामाजिक स्थिति भी कर सकता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के आधार पर जो है संवेदी क्रियात्मक सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं जिसको, या सेंसरी ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये होती है जन्म से 2 वर्ष तक होती है संवेदी क्रियात्मक अवस्था। इस समय जो बालक होते हैं अपने अपने अंगों के माध्यम से जो है सीखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सत्य कथन बताना है। तो पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं पूरा। लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल गलत है। लड़कियाँ अधिक बुद्धिमान होती है, ये भी गलत है। बुद्धि का लिंग के साथ संबंध नहीं है, हाँ ये राइट आंसर हो सकता है। ऑप्शन डी भी पढ़ लेते हैं। सामान्य लड़के लड़कियों से अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर होगा। बुद्धि का जो संबंध है लिंग के साथ कोई संबंध नहीं है बुद्धि का। ठीक है, बुद्धि का लिंग के साथ कोई संबंध, लड़की भी बुद्धिमान हो सकता है। ठीक है, यानी कि लड़का भी बुद्धिमान हो सकता है और लड़की भी, ठीक है, दोनों भी हो सकते हैं। इसका लिंग के साथ कोई संबंध नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, परामर्श यानी कि काउंसलिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो परामर्श का उद्देश्य होता है बच्चों को समझना, बच्चों की कमियों को कारण का पता करना, बच्चे को समायोजन में सहायता प्रदान करना। ये जो है परामर्श यानी कि काउंसलिंग का उद्देश्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से जो है इसमें सत्य कथन बताना है। तो बच्चे अपने ज्ञान का सृजन स्वयं करते हैं, ये इसका राइट आंसर होगा शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से। ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से कि बच्चे अपने ज्ञान का जो सृजन है स्वयं करते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग क्या है? तो बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग होता है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना, इसका राइट आंसर है। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए। तो शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य जो है संबंध जो होना चाहिए स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, एक सम्मान का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है। मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की विशेषता क्या होती है? तो मानसिक रूप से स्वस्थ अध्यापक की जो विशेषता होती है वह संवेदनात्मक रूप से संतुलित होना चाहिए। शिक्षा का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो शिक्षा का सबसे अति महत्वपूर्ण उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना। बच्चे की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है वह है, तो बच्चे की जो बुद्धि लब्धि अगर 90 से 110 के मध्य है तो उसे कहते हैं सामान्य बुद्धि का बच्चा।
वहीं अगर हम प्रतिभाशाली बुद्धि को देखें तो ये होती है 140 से ऊपर की जो IQ लेवल होती है वो प्रतिभाशाली बुद्धि के होते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या है? तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है ये हुए सहशैक्षिक क्षेत्र का ये होगा आपका जी शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन होगा। शैक्षिक एवं सहशैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन जो है व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है। आगे देखते हैं, शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे पा रहा है तो शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? तो शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में जो है समझ कर देना चाहिए, ये नहीं कि उल्टा पुल्टा बता देना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं, बच्चों की जिज्ञासा शांत होनी चाहिए। तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करनी चाहिए। जब देखो तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है, तत्काल जब विद्यार्थी द्वारा जिज्ञासा की गई है तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत कर देनी चाहिए। अगर नहीं मालूम है तो उसको बाद में समझ कर दे देना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप अनपढ़ माता पिता के बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं तो हम कैसे सिखाएंगे? हम उसे मातृभाषा की सहायता से अंग्रेजी सिखाने का प्रयास करेंगे। एक बच्चे को अगर हम अंग्रेजी सिखाना चाह रहे हैं, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? तो बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो इसमें सर्वोत्तम कथन है वो है कि प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, यही इसका सही उत्तर है। बच्चों का मूल्यांकन होना चाहिए तो बच्चों का मूल्यांकन जो है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन द्वारा होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चों के लिए लागू होता है? तो ये होता है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए लागू होता है। शिक्षक को ज्ञान होना चाहिए तो शिक्षक को अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। एक शिक्षक को एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो एक बच्चे की वृद्धि और विकास की अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि जो है सबसे अच्छी है। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो कहाँ से सीखते हैं? परिवार से भी सीखते हैं और विद्यालय से भी सीखते हैं और साथियों से भी सीखते हैं। तो इसका राइट आंसर है ए सभी। बच्चे के विकास के शीर्षस्थ सिद्धांत सेफेलोकॉडल प्रिंसिपल के अनुसार निम्न में से सत्य कथन है। तो शीर्षस्थ सिद्धांत के आधार पर जो विकास होता है वो होता है सिर से पैर की ओर होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है शीर्षस्थ सिद्धांत के अनुसार। आगे देखते हैं, मानव जाति में भी कौन से व्यक्ति की विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो मानव जाति में भी कौन से व्यक्ति की विभिन्नता के निर्धारक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? तो ये बताते हैं आनुवंशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया के आधार पर। तो आनुवंशिकता और पर्यावरण की अंतःक्रिया के द्वारा जो है बच्चे होते हैं, मानो कोई भी मनुष्य हो, ठीक, कोई भी प्राणी हो, सभी में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है और ये इसका आधार होता है आनुवंशिकता और पर्यावरण। आगे देखते हैं, संक्षिप्त रूप में PSRN जो कि विकास से संबंधित है, ये क्या चीज़ का व्याख्या करता है, किसका व्याख्या करता है? तो P का मतलब होता है प्रॉब्लम, S का मतलब सॉल्विंग और R का मतलब रीजनिंग और N का मतलब न्यूमेरेसी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमेरेसी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समस्या हल, तार्किकता व आंकिक क्षमता। आगे देखते हैं, वाइगोटस्की ने बाल विकास के बारे में क्या कहा है? तो वाइगोटस्की ने कहा है कि यह एक सामाजिक अंतरक्रियाओं के कारण होता है जो विकास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गार्डनर ने 7 बुद्धि का अधिमान निर्धारित किया, इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखो, स्थान संबंधी बुद्धि या स्थानिक बुद्धि कहते हैं, जिसका जो
जिसमें कल्पना करने की क्षमता अधिक हो उसको बोलते हैं स्थान संबंधी बुद्धि, स्थानिक बुद्धि। अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का मतलब होता है जो दूसरों को समझ सकता है, ठीक है, बहुत लोगों को उनके दिमाग को जो है पढ़ लेता है, उसको बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। और भाषात्मक बुद्धि जिसको बहुत सारे भाषा का ज्ञान हो, ठीक है, वो भाषात्मक बुद्धि। लेकिन ये गार्डनर ने जो है भावनात्मक बुद्धि जो है नहीं बताया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बुद्धि के संबंध में सही कथन क्या है? तो समायोजन करने की क्षमता का नाम बुद्धि है, सीखने की क्षमता का नाम बुद्धि है, संक्षिप्त तार्किकता की क्षमता का नाम बुद्धि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी कथन जो है सही है। आगे देखते हैं, घटना और वस्तुओं के बारे में एक बच्चा तार्किक रूप से सोच सकता है, प्याजे के चरणों के संबंध में सही कथन है। तो घटना और वस्तु के बारे में एक बच्चा जो है तार्किक रूप से सोच सकता है, तो ये है आपका मूर्त संचालन प्रक्रिया, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस समय जो है बच्चा जो है घटना और वस्तु के बारे में सोच सकता है, तर्क कर सकता है। आगे देखते हैं, सहयोगात्मक रणनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न से संबंधित नहीं हैं? तो यहाँ पर हम संबंधित नहीं हैं। देखो, सहयोगात्मक रणनीति के संबंध में ये जो है स्वीकार्यता, क्रांति और अनुकूलन से जो है संबंधित है, लेकिन जो प्रतिरोध है इससे संबंध नहीं है। व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका होनी चाहिए। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के मिलन के संबंध में एक अध्यापक की भूमिका जो है व्यक्ति के दृष्टिकोण, अभिरुचि और योग्यता को जानने का प्रयास होना चाहिए। व्यक्ति आधारित पाठ्यक्रमों को उनकी आवश्यकता के अनुसार समझने की कोशिश होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों इसका राइट आंसर है। एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष, वास्तविक आयु 4 वर्ष। तो इस बच्चे की IQ क्या होगी? तो हम पहले देख चुके हैं, IQ बराबर होता है मानसिक आयु। तो मानसिक आयु यहाँ पर MA दिया है, मेंटल एज दिया है 5 और वास्तविक आयु दिया है 4, ठीक है। CA दिया है 4, MA दिया है 5। अब बूढ़ा 100 कर देते हैं, यहाँ पर देखो कटा देते हैं, 4 दूनी 8, इसका 2 बचा, 4 पंचे 20 और 25 पचे हो जाएगा 125, यानी कि जिसको IQ लेवल होगी 125। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, विद्यालय क्षेत्र में रचनात्मक निर्धारकों को जानने के लिए इनमें से कौन सा उपागम नहीं है? रचनात्मक फॉर्मेटिव असेसमेंट, ठीक है, इसको जानने के लिए इसमें से कौन सा उपागम है जो नहीं है? तो पहले देखते हैं वार्तालाप कौशल, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल सही हो सकता है। परियोजना कार्य, ये भी सही है। मौखिक प्रश्न, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन जो बहुविकल्पीय प्रश्न है ये नहीं है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंतर्गत नहीं आता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपकी कक्षा के कुछ छात्र अति मेधावी हैं, आप उन्हें किस तरह पढ़ाएंगे? तो बच्चे अगर अति मेधावी हैं तो हम उसको जो है समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाएंगे, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के द्वारा, ठीक है। सामान्य बच्चों को भी इसी से पढ़ाएंगे। नैदानिक परीक्षा का मुख्य उद्देश्य है, तो नैदानिक डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है ये होता है अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर होगा। अकादमिक कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना डायग्नोस्टिक टेस्ट का मुख्य उद्देश्य है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा? तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, ये कहने वाले हैं स्किनर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है, तो आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ होता है व्यवहार का विज्ञान। देखो, सबसे पहले किसका अध्ययन किया जाता था? तो आत्मा का अध्ययन किया गया 16वीं शताब्दी के आसपास। उसके बाद 17वीं शताब्दी जब आ जाता है तो उस समय फिर मन का अध्ययन किया गया, उसके बाद किया गया आत्मा का अध्ययन, फिर मन का अध्ययन, फिर उसके बाद किया गया व्यवहार का अध्ययन, ठीक है। 18वीं और 19वीं शताब्दी के आसपास व्यवहार का अध्ययन। तो वर्तमान में आधुनिक मनोविज्ञान का जो अर्थ है वो है व्यवहार का अध्ययन। देखो, सबसे पहले आत्मा का अध्ययन, फिर आया आपका चेतना, ठीक है, चेतना के बाद मन आया जी, मन के बाद फिर व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? तो ये पहचानने लगते हैं 5 वर्ष की आयु में हिंदी अक्षरों को बालक जो है पहचानने लगते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता हैं। तो बुद्धि लब्धि आईक्यू मापन के जन्मदाता कहे जाते हैं आपके अल्फ्रेड बीने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अल्फ्रेड बीने को जन्मदाता कहा जाता है बुद्धि लब्धि के, जिन्होंने 1905 में जो है इन्होंने बीने साइकिल स्केल द्वारा जो है मापा था 1905 में। उसके बाद 1908 में भी इन्होंने मानसिक आयु का जो है विचार इन्होंने दिए थे। और उसके बाद ये स्टर्न देखो, स्टर्न के द्वारा भी 1912 में इनके द्वारा भी बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया गया। इनका सूत्र था मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु। ठीक है, फिर इसके बाद आए टर्मन, जो इन्होंने 1916 में जो है इन्होंने इसमें एक जोड़ दिया, 100 को जोड़ दिया। ठीक है, मानसिक आयु बटे वास्तविक गुणा 100। तो ये इन्होंने संशोधन किया था टर्मन में। ठीक है, स्टर्न के द्वारा बनाया गया जो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र था उसमें। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, बुद्धि लब्धि मापन के अगर जन्मदाता पूछा जाता है तो अल्फ्रेड बीने, जिन्होंने 1905 में दिया था। एलेक्सिया, देखो एलेक्सिया क्या है, एलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता। ठीक है, पढ़ने की अक्षमता को एलेक्सिया कहते हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का वर्ष कौन सा वर्ष माना जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति का जो वर्ष है वो है 1900 वर्ष, 1900 ईस्वी। आगे देखते हैं, प्रमापीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। तो प्रमापीकृत परीक्षण प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए कराए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बालक के किस आयु अवधि तक मानी जाती है। तो प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 11 वर्ष से लेकर 15 वर्ष तक मानी जाती है, प्याजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। आगे देखते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक का आईक्यू कितनी होती है। तो जड़ बुद्धि बालक का आईक्यू लेवल जो होती है वो होती है, देखो यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं दिया है एकदम राइट। ठीक है, 71, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा 71 से कम। देखो जड़ बुद्धि जो बालक होते हैं उनके जो आईक्यू लेवल होता है 0 से 25, 0 से 25 ये होता है आपका जड़ बुद्धि। इसी को महामूर्ख बुद्धि भी कहते हैं। उसके बाद 26 से 50 तक, ठीक है, 26 से 50 या 40 तक जो है इसको कहते हैं मूढ़ बुद्धि। मूढ़ बुद्धि कहते हैं 26 से 50 तक। उसके बाद जो है 51 से लेकर 69 तक, 69 या 70 तक उसको कहते हैं मूर्ख बुद्धि। उसके बाद 70 से कम, उन्हें यहाँ से हम लेंगे 70 से कम को कहते हैं मूर्ख बुद्धि, 70 से क्षीण बुद्धि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है 70 से, अगर यहाँ पर 70 से लेकर 79 तक, 70 से 79 तक जो है ये आता है आपका क्षीण बुद्धि, निर्बल बुद्धि कहते हैं। उसके बाद है 79 से लेकर यहाँ से 80 से लेकर 89 तक, 80 से लेकर 89 तक इसको कहते हैं मंद बुद्धि, या इसमें आ जाता है आपका पिछड़े बालक, इसी में आ जाते हैं 80 से 90 के बीच में। और उसके बाद 90 से 110 के बीच जाते हैं। तो 90 से 110 जो है यह होता है आपका सामान्य बुद्धि होता है। और 110 से लेकर 119 तक, 110 से लेकर 119 तक इसको बोलते हैं तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रखर बुद्धि और उत्तम बुद्धि कहा जाता है। तीव्र बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, प्रखर बुद्धि, ये जो है 110 से 119 के बीच। उसके बाद 119 से लेकर या 119 या 120 से लेकर 139 तक ये होते हैं आपका अति श्रेष्ठ बुद्धि वाले बालक होते हैं। अति प्रखर जिन्हें कहते हैं, अत्यंत तीव्र के बालक कहते हैं, अति कुशाग्र भी कहते हैं, अति उत्तम बुद्धि कहते हैं। उसके बाद जो आता है 140 से ऊपर ये होते हैं आपका प्रतिभाशाली बालक, 140 के ऊपर प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो इस प्रकार जो है हमको याद रखना है, सभी जितने भी आईक्यू लेवल वाले जो जिनके जितने भी आईक्यू लेवल के जो बालक होते हैं इन सभी का जो है इसको याद रखना है। आगे देखते हैं, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं। ऐसे हम सभी जानते हैं कि 9 महीने, ठीक है, लेकिन इसको हमको संख्या में याद रखना है 280 दिन। कितने दिन लगते हैं, तो 280 दिन लगते हैं गर्भ में बालक को विकसित होने में। नवजात शिशु का भार कितना होता है, तो नवजात शिशु का भार 7 पाउंड होता है, यानी कि 3.5 kg होता है, 7 पाउंड। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत मल्टीफैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक कौन हैं।
तो बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत या मात्रा का सिद्धांत, ये सब पूछा जाए तो हमको बताना है थार्नडाइक। बहुकारक बुद्धि के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, मल्टी फैक्टर थ्योरी के प्रतिपादक हैं थार्नडाइक। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल में किया जाता था? तो उपनयन संस्कार वैदिक काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि मूल रूप से आधारित होती है। तो निचली कक्षाओं में जो खेल विधि है वो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। जो खेल विधि है। आगे देखते हैं, सामान्य परिपक्वन नॉर्मल मैच्योरेशन से पहले प्रशिक्षित करना प्रायः क्या हो सकता है? कोई भी बालक है, अगर वो परिपक्व नहीं हुआ है तो उसको अगर हम प्रशिक्षित कर रहे हैं तो क्या हो सकता है? तो देखो, ये लाभकारी या हानिकारक भी हो सकता है, या इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण में किस प्रकार की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगर बालक परिपक्व नहीं हुआ है तो हमको इस बात पर निर्भर करता है कि प्रशिक्षण के ऊपर निर्भर करता है कि किस विधि का प्रयोग किया जाए। ठीक है, अगर बालक अगर छोटा है तो उसको भी जोड़ गुणा भाग भी सिखाया जा सकता है। ठीक है, KG 2 को भी सिखाया जा सकता है, लेकिन बस मात्र उसको एक विधि का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे बालक अगर छोटा है तो उसके लेवल के आधार पर ही भी हम गुणा दे सकते हैं। अगर उसको 2 का पहाड़ा टेबल याद है तो 2 का हम यहाँ पर छोटा छोटा जो है गुणा सिखा सकते हैं, भाग भी सिखा सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसके लेवल के आधार पर, और ऐसा ही सिखाना चाहिए बच्चों को, ताकि उससे जो है जैसे गुणा और भाग से भी परिचित रहें, ताकि उसको जाते जाते तीसरी चौथी में भी ये छोटे बच्चे जो है गुणा भाग करने में आसानी हो उनको। ठीक है, आगे देखते हैं, बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को कैसी भूमिका निभानी चाहिए? तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को जो है अग्रोन्मुखी प्रोएक्टिव होनी चाहिए। तो बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में माता पिता को आगे आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? तो इसको हम ये प्रश्न को पहले पढ़ चुके हैं कि विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण है वहाँ हम संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से हम वहाँ परिभाषित कर सकते हैं, बता सकते हैं। आगे देखते हैं, पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। तो पृथक पृथक माने कि अलग अलग। ठीक है, समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की जो अभिवृत्ति मतलब होता है नज़रिया, ठीक है, सोच, तो वो साधारणता आधारित होती है। तो ये सोच आधारित होती है उनके अभिभावकों की अभिवृत्ति पर, उनके अभिभावकों की सोच पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे देखते हैं, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? तो मानव विकास देखो, वंशक्रम और वातावरण, ये दोनों का परिणाम होता है विकास। ठीक है, वंशानुक्रम गुणा वातावरण, ये गुणनफल है एक प्रकार से। आगे देखते हैं, प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए निम्न में से किसे बेहतर मानते हैं? तो प्राथमिक विद्यालयों के बालकों के लिए जो है स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को हम जो है बेहतर मानते हैं। ठीक है, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव को हम बेहतर मानते हैं। हैंड्स ऑन जो है एक्सपीरियंस, ये जो है एक मिनट रुको, देखो, वीडियो अनुरूपण ये भी हो सकता है, प्रदर्शन तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर होगा, स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव ही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। आगे देखते हैं, विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे महत्वपूर्ण है? तो विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका है वो है अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का जो वातावरण है, ये जो है महत्वपूर्ण है। एक बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अध्यापक की भूमिका एवं विद्यालय का वातावरण। निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो कौन सा बच्चे के सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंध नहीं है? तो सभी ऑप्शन पढ़ना पड़ेगा। देखो, सामाजिक अनुमोदन अथवा सराहना की आवश्यकता यहाँ पर नहीं बताया गया है। संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, तो ये भी सामाजिक में आएगा। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक, देखो, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकालना, ये तो आपका आ जाएगा शारीरिक में। और सानिध्य की आवश्यकता, हाँ, ये भी सामाजिक में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जो इसका सही उत्तर है। विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है?
देखो, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना उचित है क्योंकि यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करता है। ठीक है, खेलने से आपका शारीरिक संतुलन का विकास भी होता है और सहयोग की भावना और सामाजिक भावना भी, सामाजिक विकास भी होता है यहाँ पर। ठीक है, तो खेल बहुत ही उपयोगी है। आगे देखते हैं, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, को कहा जाता है। ठीक है, दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, ये अनुकरण भी है, लेकिन यहाँ पर क्या है, सामाजिक अधिगम। यहाँ पर होगा आपका सामाजिक अधिगम होगा। दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखना, दूसरों के व्यवहार को देखकर अनुकरण करना एक सामाजिक अधिगम है। निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है यो है वह जो लंबे निबंध को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता हो। ठीक है, ये जो है बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं, वह जो प्रभावपूर्ण उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है, वह मूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर सकता है, बिल्कुल ये बुद्धिमान बच्चे का लक्षण है। लेकिन जो वह जो निबंध को अगर रट रहा है तो बिल्कुल नहीं है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? तो बच्चे अपनी समझ का जो सृजन स्वयं से करते हैं, ये कहने वाले थे हमारे जीन पियाजे चचा जी। ठीक है, आगे देखते हैं, परिवार एक साधन है। तो परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। परिवार किसका साधन है? अनौपचारिक शिक्षा का। वहीं अगर स्कूल को बताया जाए तो है औपचारिक शिक्षा का। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है और कैसे? आदर्श रूप से बर्ताव कर। ठीक है, अगर शिक्षक जो है आदर्श रूप से बर्ताव करेगा तो बच्चे भी देखकर अनुकरण करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आदर्श रूप से बर्ताव करके सामाजिक मूल्यों को हम विकसित कर सकते हैं। कृतिका अक्सर घर में ज़्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वह काफ़ी बात करती है, यह क्या दर्शाता है? तो देखो, कृतिका घर में ज़्यादा बात नहीं करती है लेकिन स्कूल में काफ़ी बात कर लेती है, तो उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिल रही है, इसी कारण वो विद्यालय में अच्छे से बात कर रही है। हो सकता है घर में उसको डांटते होंगे। ठीक है, इसीलिए वो वहाँ पर बात नहीं करती है। आगे देखते हैं, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाता है कि, तो इसका जो राइट आंसर है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। एक समान परीक्षण, यह है एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जाना चाहिए। परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों को उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं। ठीक है, कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है जो अधिकांशतः छिपी रहती है, उसमें चेतन के 3 स्तर होते हैं? तो वो सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी। मन का मानचित्र संबंधित है। तो मन का मानचित्र मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से संबंधित है। मन का मानचित्र यानी कि आपका आ गया कौन सा? स्कीम। खालिस्तान को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है। तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का जो है संकेतक माना जाता है।